कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो दुनिया है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, क्या ये सब हमेशा ऐसे ही रहेगा? आज हम इसी बारे में गहराई से बात करेंगे। हमारे ग्रह के संसाधनों का भविष्य क्या है, इनके सही इस्तेमाल की प्लानिंग क्यों जरूरी है और इन्हें बचाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्यों है। तो शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी सवाल से होती है, एक ऐसा सवाल जो हम सबसे जुड़ा हुआ है कि ये जो कुदरत की दौलत है जिस पर हम सब निर्भर हैं, क्या ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहेगी? और देखिए, ये कोई हवा में पूछा गया सवाल नहीं है। सच तो ये है कि जिस तरह से हम संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने पहले ही दुनिया भर में बहुत बड़े संकट खड़े कर दिए हैं। क्लाइमेट चेंज हो या बड़े पैमाने पर फैला प्रदूषण, ये सब हमारे अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा बन चुके हैं। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि जब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को सही तरीके से मैनेज नहीं करते तो उसके नतीजे क्या होते हैं। ये स्लाइड हमें समस्या का पूरा स्केल दिखाती है। बात सिर्फ संसाधनों के खत्म होने की नहीं है, बात है ग्लोबल वार्मिंग की, ओजोन लेयर में छेद होने की और हर तरफ फैले प्रदूषण की। ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन सबकी जड़ में है संसाधनों का गलत इस्तेमाल, जिसने समाज को भी दो हिस्सों में बांट दिया है, अमीर और गरीब। तो सवाल ये है कि हम इस मुश्किल हालात को सुलझाना शुरू कैसे करें? सबसे पहले तो हमें एक कदम पीछे जाकर ये समझना होगा कि जब हम संसाधन या रिसोर्स कहते हैं तो हमारा मतलब होता क्या है। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताई गई है। संसाधन का मतलब सिर्फ कोई चीज नहीं है, जैसे कि चट्टान में दबा हुआ लोहा। वो संसाधन तब बनता है जब हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी हो, वो आर्थिक रूप से फायदेमंद हो और हमारा समाज उसे स्वीकार करे। ये स्लाइड इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाती है। इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करता है और फिर इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं बनाता है ताकि आर्थिक विकास तेजी से हो सके। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। अब क्योंकि संसाधन इतने तरह के होते हैं तो उन्हें समझने के लिए अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला वर्गीकरण बहुत सीधा है। संसाधन या तो जीवित होते हैं जैसे जंगल, इंसान, जानवर, या फिर निर्जीव होते हैं जैसे चट्टानें और धातुएं। इसके बाद आता है एक और बहुत जरूरी वर्गीकरण, और वो है कि क्या कोई संसाधन दोबारा बन सकता है या नहीं। कुछ संसाधन जैसे सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होते, वो रिन्यूएबल हैं, जबकि दूसरे जैसे कोयला या पेट्रोल एक बार इस्तेमाल हो गए तो उन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। संसाधनों को इस आधार पर भी बांटा जाता है कि उनका मालिक कौन है। इसमें किसी के अपने घर के बगीचे से लेकर वो महासागर तक शामिल हैं जिन्हें मैनेज करने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है। और आखिर में हम संसाधनों को उनके डेवलपमेंट के स्टेज के हिसाब से देखते हैं। क्या ये वो पोटेंशियल है जिसे हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, या ये वो रिजर्व है जिसे हमने सोच समझकर भविष्य के लिए बचा कर रखा है। तो जब संसाधन इतनी जटिल और सीमित हैं, तो जाहिर है कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, और वो है एक सिस्टमैटिक प्लान। भारत जैसे देश में जहां इतनी ज्यादा विविधता है, वहां रिसोर्स प्लानिंग सिर्फ जरूरी नहीं है बल्कि ये हमारे अस्तित्व और बराबरी के लिए बेहद अहम है। इस चुनौती को समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। सोचिए, एक राज्य है जहां पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक राज्य में सौर और पवन ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन पानी की भारी कमी है। बस यहीं पर प्लानिंग का रोल सबसे अहम हो जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये एक रेसिपी की तरह है। सबसे पहले आप अपनी सामग्री यानी संसाधनों की लिस्ट बनाते हैं, फिर आप उसे इस्तेमाल करने का तरीका यानी प्लानिंग का ढांचा तैयार करते हैं, और आखिर में आप ये पक्का करते हैं कि ये डिश आपकी पूरी मील प्लान यानी देश के विकास के लक्ष्यों के साथ फिट बैठती है। इस प्लानिंग को और बेहतर ढंग से समझने के लिए ये चार्ट देखिए। ये भारत की जमीन का बंटवारा दिखाता है। 43% मैदान है खेती के लिए, 30% पहाड़ हैं पानी और जंगलों के लिए, और 27% पठार हैं जो खनिजों से भरे हुए हैं। लेकिन सिर्फ टेक्निकल प्लानिंग ही काफी नहीं है। अब हमें उपभोग यानी कंजम्पशन को लेकर अपने नजरिए में एक गहरा दार्शनिक बदलाव लाने की जरूरत है। महात्मा गांधी का ये जो विचार है ना, वो सीधा इस समस्या की जड़ पर चोट करता है।
उन्होंने साफ कहा था कि संसाधनों की कमी की असली वजह इंसान का लालच और शोषण करने वाली टेक्नोलॉजी है। गांधी जी की यही सोच हमें सीधे हमारे अंतिम लक्ष्य तक ले जाती है, और वो लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विकास का एक ऐसा मॉडल जो हमारी आज की जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के हक को खतरे में न डाले। और ये सिर्फ एक विचार नहीं है, इसे 1992 में ऐतिहासिक रियो अर्थ समिट में पूरी दुनिया ने मिलकर अपनाया था। ये इस लक्ष्य के प्रति एक ग्लोबल कमिटमेंट था। और इसी के साथ ये जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है वो हम सबके लिए एक निजी सवाल बन जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ सरकार की